हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका है 27 जून और 27 जून को आपका एसएससी सीपीयू एसआई का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। जो थर्ड शिफ्ट का जो आपका क्वेश्चन मिला है उससे तो इतना ही पता चलता है कि जो आपका थर्ड शिफ्ट है वो आपका फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को देखेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। इससे पहले आपको बता दें, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह पूछा गया है कि कथक में कितना मेकअप होता है। ठीक है, तो कथकली में मेकअप का प्रकार पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। कथकली में 7 बुनियादी मेकअप प्रकारों का उपयोग किया जाता है, अर्थात पच्चाहारा, पजपू, पका हुआ, काठी, कारी, डारी, मिनक्कू, टेप्पू, लाल, इसी प्रकार करके 7 मेकअप आपके कथकली में होते हैं। और कथकली के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका एक मोहिनीअट्टम भी है। ठीक है, तो कथकली के बारे में ही पूछा गया था, इसको भी याद रखिएगा। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो एक सवाल और पिछले साल बना था कि मोहिनीअट्टम में कौन से रंग के साड़ी पहनकर आपका नृत्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सफ़ेद था। हो सके तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो भगवान विष्णु से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुगा नवमी का उत्सव जो कि पूरे हरियाणा में डैश में मनाया जाता है। तो गुगा नवमी पूछा गया था आपसे, बेसिकली आपका राज्य का नाम पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हरियाणा होगा। ठीक है, बाकी जो गुगा नवमी है पूरे हरियाणा में भादों के चंद्रमास के दौरान मनाया जाता है। इसके अलावा ये नाग पूजा से जुड़ा हुआ है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इसके अलावा गुगा पीर के सम्मान में मनाया जाने वाला ये उत्सव है जो भादों में भी पड़ता है। ठीक है, तो आपसे राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी अभी आपका जो एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 300 क्वेश्चनों का दोस्तों एक पीडीएफ बनाया गया है, जहाँ से आपका जो सीपीयू में जो प्रश्न है आपका यहीं से देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देखा गया था उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपका रिपीटेड ही आया था। थर्ड शिफ्ट में तो ऐसा कम कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड शिफ्ट आपका थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है। ठीक है, तो 300 प्रश्नों का पीडीएफ है, 300 प्रश्न आपका 7 एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, और साथ में आपको टॉपिक वाइज जो आपके होंगे वो आपको अलग से ही दिया जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक को कवर कराया गया है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर। बाकी आपको और भी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि किस वर्ष मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। ठीक है, तो 4 नए निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका 1976 हो जाएगा। 1976 में आपका 42 अमेंडमेंट होता है, उसी के माध्यम से आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, और इस 4 नए नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। भाग 4 में बदलाव किए जाते हैं, उनमें से कुछ हैं 39 में सब क्लोज ए जोड़ा जाता है, जो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। फिर 43 में ये जोड़ा जाता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए। इसके अलावा 48 ए में जोड़ा जाता है पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास के लिए। ये जो अनुच्छेद 40 ए है आज के फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। आर्टिकल 48 ए किससे संबंधित है। इसके बाद आपका वर्ष 1978 में 44 अमेंडमेंट होता है, इसके माध्यम से इसमें अनुच्छेद 38 में धारा 2 को सम्मिलित किया जाता है और घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका डीपीएसपी में एक और संशोधन होता है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया जाता है, और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो आपका वर्ष 1978 वाला 44 आपका अमेंडमेंट था, उसके माध्यम से जो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया था, और इसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया था, जो कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पंडित रविशंकर आपके सितार बजाते हैं, सितार वादक हैं और संगीतकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पंडित रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया था। पंडित रविशंकर ने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की, कर्नाटक संगीत की परंपराओं को प्रभाव को भी शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मुद्रा लोन के विषय में कि मुद्रा लोन आपका कितने प्रकार के होते हैं। ये यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेप में भी यहाँ से प्रश्न बना था
कि मुद्रा मुद्रा जो योजना है या मुद्रा जो लोन है, में भी जो हुई हो, उसमें आपका एम का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था माइक्रो। ठीक है, वहीं पर हमने आपको मुद्रा लोन से संबंधित सारे फैक्ट्स बता दिया था, क्योंकि हमें मालूम था कि आगे भी मुद्रा लोन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का लोन दिया जाता है, शिशु लोन दिया जाता है, किशोर लोन और तरुण लोन। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि यह जो मुद्रा लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, आपका 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 10 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराए जाने की एक योजना थी। ठीक है, शिशु लोन की बात करते हैं तो बैंक से आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, जिसे शिशु लोन के अंतर्गत बनाया गया है। किशोर लोन की बात करते हैं तो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। तरुण लोन की बात करते हैं तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यही सब बनेगा कि 5 लाख से 10 लाख किसमें, 50,000 से 5 लाख किसमें, 50,000 तक लोन किसमें। ठीक है, तो ये किशोर, शिशु और तरुण आपको याद रखना है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये विचार आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 संबंधित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से 51 हम लोग पिछले 5-6 दिनों से इसको पढ़ रहे हैं। फिर आयरलैंड की बात करते हैं कि आयरलैंड ये संविधान ये किस देश से उधार लिया था, तो ये आपका स्पेन के संविधान से उधार लिया था। ठीक है, अनुच्छेद 37 आपको याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को बताता है। ठीक है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा आपका इटली। ठीक है, हमने आपको बताया था एसएससी फेज 12 का जब आपका एनालिसिस हो रहा था उसी समय जब आपको 2024 का ओलंपिक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये दोस्तों आपका पेरिस में होना है, और 2028 वाला आपको न्यूयॉर्क या अमेरिका में होना है, अमेरिका ये याद रखिएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में होना है। और आपको बता दें कि जो 2020 का जो ओलंपिक था वो आपका टोक्यो जापान में हुआ है। ये जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है 2026 का, ये आपका इटली के, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, इटली के मिलान काटिनो डी एम्पेस शहर में आपको होना है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इससे पहले जो आपका शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 2022 में, वो दोस्तों आपका बीजिंग चीन में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो राइट आंसर अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 18 में 4 प्रकार के सब क्लोज दिए गए हैं। पहला सब क्लोज कहता है कि राज्य के द्वारा ना तो उपाधि ना ही सैन्य या शैक्षिक भेदभाव को प्रदान किया जाएगा। दूसरा कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी खिताब स्वीकार नहीं करेगा। अगला कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता है और किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सम्मति के बिना किसी भी खिताब को स्वीकार नहीं करेगा। अगला कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सम्मति के बिना किसी विदेशी राष्ट्र से किसी प्रकार के उपहार, वेतन या कार्यभार को स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी कब बनी थी, तो दिल्ली से पहले भारत का राजधानी हुआ करता था कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता से दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी सन 1911 में बना था, तो राइट आंसर सन 1911 होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखा था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था, तो वायसराय को भी याद रखिएगा। हाँ, इसके अलावा भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले 1911 तक कहाँ थी, कोलकाता थी। ठीक है, अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बांग्लादेश का रैंक कितना है, तो बांग्लादेश का रैंक पूछा गया था तो आपका 81 होगा। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है जो कि 2022 के बारे में बताता है। दुनिया भर के 125 देशों में भारत का स्थान 111वां था और जारी की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंक 102 है, बांग्लादेश का 81 है, नेपाल का 69 है और श्रीलंका का 60 है। अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति डैश होता है। हालांकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 63 के तहत होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य परिस्थिति के कारण अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है अनुच्छेद 63 के तहत ही। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 ही इसका राइट आंसर होगा।
ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि नलिनी और कमलिनी अस्थाना की पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता जोड़ी कथक नृत्य के किस घराने से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर बनारस घराना था। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की एक जोड़ी बहन की जोड़ी है जो कथक के बनारस घराना शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। उन्हें भारत और विदेशों में कथक की बनारस घराना शैली को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। 2022 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री पुरस्कार, पद्म श्रृंखला पुरस्कारों से तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार आगरा के प्रशंसित कथक नर्तक जोड़ी के रूप में उनकी सेवा के सम्मान में है, जो विश्व स्तर पर पढ़ने और प्रचारित करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 है उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके प्राप्तकर्ता थे आपके दामोदर मौजी। ठीक है, तो दामोदर मौजी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर मौजी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दामोदर मौजी को गोवा का कवि और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्राप्त करता है। उन्होंने अपने उपन्यास कर्मलीन के लिए वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। वर्ष 2011 में अपने उपन्यास सुनाबी साइमन के लिए बिमला वी.आई. पाई विश्व कोकनी साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। ठीक है, बाकी वो गोवा कला और साहित्य महोत्सव के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका आयोजन आपका किया जाएगा तो भारत के द्वारा ही किया जाएगा। 2026 BWUF विश्व चैंपियनशिप प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट का 30वां संस्करण होगा, भारत में 26 में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा पशु कोशिका का हिस्सा नहीं होता है? तो प्लास्टिड इसका राइट आंसर होगा। प्लास्टिड पशु कोशिका का हिस्सा नहीं होता है। साथ में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के अधीन साम्राज्य ने अपनी अधिकतम क्षेत्रीय सीमा हासिल की? तो इसका राइट आंसर औरंगजेब होगा। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंच गया था। ठीक है, तो औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। अगला है निजाम उल मुल्क आशफ शाह डैश राष्ट्र के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। निजाम उल मुल्क आशफ शाह हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आशफ शाह या जिन कुलिच खां के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की गई थी। अगला है कि प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देता है? तो राइट आंसर आपका केरल होगा। केरल भारत का पहला राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में 75% अधिक वर्षा मानसून के आगमन के मौसम के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में होती है। मानसून की शुरुआत विशेषता वर्षा गतिविधि में अचानक वृद्धि से होती है। ये चरणों में अंतर्देशीय प्रगति करती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश को आच्छादित करती है। केरल पहला और पंजाब भारत में मानसून प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट ये होगा कि कोशिका विभाजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का अंतिम चरण कहलाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनेसिस। इस चरण में एक कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जो माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के अंत में होता है, और इसके बाद इस चरण में एक अपरिवर्तनीय पृथक्करण होता है जिसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है। अगला है कि 2023 पुरुष FIH हॉकी विश्व कप विजेता कौन है? सेकेंड शिफ्ट में इसका मेजबानी देश पूछा गया था। मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश तो अपना भारत था जहाँ उड़ीसा में खेला गया था, लेकिन इस बार आपका विजेता पूछा गया तो राइट आंसर जर्मनी होगा। उप विजेता अगर पूछा जाता तो बेल्जियम इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे संस्करण पूछा जाता तो 15वां संस्करण इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 2022 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कितना है? तो भारत में बात करेंगे 2022 तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो 34 है इसकी संख्या। भारत में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि कार्यरत हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5495 एकड़ में बना सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो सबसे बड़ा ये शायद आपका सेकेंड स्टेज में पूछा गया था कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। ठीक है, यह भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है और जिसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो केरल भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि PPP मॉडल पर आधारित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, केरल के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे न्यूनतम है। इसके अलावा जुहू हवाई अड्डा मुंबई भारत का पहला और सबसे पुराना हवाई अड्डा है जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। इसके अलावा त्रिची हवाई अड्डा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है और कुशोक बकुला रिम्पोचो लद्दाख 3256 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। ठीक है, तो भारत का पहला होगा तो दुनिया का 23वां है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो राइट आंसर आपका बेनोजोइक होगा। बेनोजोइक एसिड कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C7H6O2 या C6H5COOH होता है। इसे एरोमेटिक कार्बोजोलिक एसिड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी रासायनिक संरचना में बेंजीन रिंग की उपस्थिति के कारण यह एरोमेटिक है और इसकी संरचना में कार्बोक्सिल जमू की उपस्थिति के कारण यह कार्बोजिलिक एसिड है। ठीक है। अगला है गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है, तो गुड फ्राइडे आपका ईसाई धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ईसाई धर्म होगा। गुड फ्राइडे को हम लोग शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। यह त्यौहार ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा कैलवरी में ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य मनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना से आपका आया था। स्टूडेंट का कहना था कि 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट लक्ष्य पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की पहले बात करते हैं तो ये आपका 2002 में शुरू हुआ था, 2005 तक चलता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ठीक है, और साथ में मनमोहन सिंह की सरकार में भी। ठीक है, इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका लक्ष्य 2012 तक गरीबी के अनुपात को 15% तक कम करना भी था। इसका विकास लक्ष्य पूछा गया था तो 8.0 था, लेकिन ये वास्तविक हासिल कर पाया था 7.6%। ठीक है, ये तो 10वीं था। 11वीं की बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में शुरू हुआ था, 2012 तक चला था। इसे सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। इसका भी लक्ष्य रखा गया था 9%, लेकिन यह उसके मुकाबले 8% ही वृद्धि हासिल कर पाया था। ठीक है, तो 10वीं का लक्ष्य था आपका 8, तो और 11वीं का लक्ष्य था आपका 9। ठीक है, तो 8-9 में भी आपसे दोनों पूछा गया हो, तो इसका राइट आंसर आपका देख लीजिएगा क्या पूछा गया था। बाकी जो लोग भी एग्जाम देकर आते हैं तो आप लोग जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्चुअल में आपका प्रश्न क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए, अनूप राग विलास से कोई प्रश्न बना था, हालांकि क्लियर नहीं मिल पाया है। एक हमें तो मिला है, पुस्तक का नाम अनूप विलास, जो कि भारतीय शासनार्थ पर ग्रंथ है जो कि रघुनाथ शिरोमणि के द्वारा लिखा गया है। अगर ये पूछा गया होगा तो बोलिएगा, हम इसको PDF में शामिल कर देंगे, अन्यथा इसको हटा देंगे। ठीक है, बाकी क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आपका आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था बहमनी सल्तनत से आया था कि तरफ शब्द का क्या अर्थ होता है, तरफ। ठीक है, तो तरफ शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका प्रांत हो जाएगा, यानी कि प्रोविंस। ठीक है, तरफ शब्द आपका बताइएगा। इसके अलावा जो ये बहमनी सल्तनत है, इसको अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 AD में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, बाकी 1565 में आपका तालिकोटा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ तालिकोटा। इसके बाद से ये बहमनी सल्तनत है जो कि ख़त्म होते चला जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि बहमनी जो तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, उसके बाद किस सल्तनत का आपका जो अंत है वो होता चला गया था, तो उसका राइट आंसर था वही बहमनी सल्तनत था। ठीक है, तो यही है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।